लेक्चर में हम इलेक्शन एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इसकी इब्तदा कैसे हुई है, ठीक है। फिर डिफरेंट हम इसके हाईलाइट्स एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम इसमें हाईलाइट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको शुरू में ही इसकी इंपॉर्टेंट बातों के हवाले से पता चल जाए। अच्छा जी, सबसे पहले बात की जाती है इलेक्टोरल सिस्टम की कि जब आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं कि जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक झलक है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपने रेगुलेट करना है अपने इलेक्शन प्रोसीजर को, ठीक है। तो हर मुल्क में अपना जो उनका इलेक्टोरल सिस्टम वो डिफरेंट पाया जाता है। तो हम जब पाकिस्तान के बैकग्राउंड की बात करते हैं कि 40 साल के अरसे में हमने कोई मेजर रिफॉर्म्स नहीं देखी इसमें, ठीक है, सवाए कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं जो कि 18वीं तरमीम के जरिए हुई हैं, ये कुछ इलेक्शन लॉज पास किए गए हैं पार्लियामेंट की तरफ से। तो कुछ सालों से ये देखा गया है कि सब ने ये फोर्सफुली इसको एक्सप्रेस किया है कि आप मेक श्योर करें कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं, ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही अच्छा है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, उसने सारे बार्स को ये कन्वे किया है कि आप सब मिलकर इकट्ठे हों और ऐसी रिफॉर्म सजेस्ट करें जो कि मुफीद साबित हो, जिसकी बेस पे हम रिलाई करके ये कह सकें कि जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है या जो हमारा इलेक्शन का प्रोसीजर है वो जस्टली भी अब कंडक्ट किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। तो इस हवाले से जब सारे इकट्ठे हुए हैं तो उसके हवाले से मुज़ाकरात हुए, तो हम ये देखते हैं कि अगस्त से सितंबर का जो 2014 का जो स्पैन है उसमें इसमें काम करना शुरू कर दिया गया। फिर उसके बाद डिलिब्रेशन के नतीजे में, मतलब मुज़ाकरात के नतीजे में 2 साल के अरसे में ये बिल ड्राफ्ट पेश किए गए नेशनल असम्बली में, ठीक है। तो ये लिस्ट मैंने दी है कि ड्राफ्ट पेश हुआ इलेक्शन बिल का 2017 का, इलेक्शन रूल्स के हवाले से भी ड्राफ्ट पेश हुआ और 27 अमेंडमेंट सजेस्ट की गई थी इलेक्शन प्रोसीजर में अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। तो इलेक्शन एक्ट 2017 का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कौन कौन सी स्टेजेस से गुजर कर ये प्रोमलगेट हुआ है, ये इधर मैंने ब्रीफली बता दिया है। सबसे पहले 7 अगस्त 2017 में ये बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया एज अ गवर्नमेंट बिल नेशनल असेंबली में, ठीक है। फिर नेशनल असेंबली ने कुछ वर्ड्स हैं वो इसमें रिप्लेस कर दिए, जैसे कि पहले वर्ड्स थे आई सॉलमनी स्वेयर, उसकी जगह कहा गया कि भाई आई बिलीव लिख दें कि हम बिलीव रखते हैं प्रॉफिटहुड पे, ठीक है, खत्म नबूवत पर। तो ये कुछ अल्फाज की कुछ तरमीम कर दी गई, ठीक है। उसके बाद 22 सितंबर 2017 में क्या हुआ कि सेनेट के पास जब ये पेश किया गया तो उन्होंने कुछ इसमें अमेंडमेंट्स की, जिसमें ये पॉइंट आउट किया गया कि जो पहला जो फॉर्मेट था पुराना नॉमिनेशन फॉर्म्स के हवाले से, उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, लेकिन जो सेनेट की तरफ से ये तजवीज़ थी इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, और नेशनल असेंबली में दोबारा से भेज दिया गया। तो फिर ये हुआ कि 2 अक्टूबर 2017 को नेशनल असेंबली में इलेक्शन बिल 2017 पास हो गया और उसी तारीख को उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ममनून हुसैन, उन्होंने उस बिल को सिग्निफाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद जी 5 अक्टूबर 2017 में बहुत ज्यादा ऑपोजिशन के बाद जो एक काफी ज्यादा इस पर डिबेट हुई इस बात पर कि वो जो अल्फाज थे आई सॉलमनी सवेयर, उसको कहा गया कि आप दोबारा से उसको ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से रीइंस्टेट कर दिए गए। तो लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, ठीक है, तो दोबारा से उसको रिवाइव कर दिया गया। उसके बाद 6 अक्टूबर 2017 को सेनेट ने भी इलेक्शन एक्ट 2017 पास कर दिया, ठीक हो गया। अब हम ये कुछ इसके एस्पेक्ट्स को हाईलाइट में यहाँ पर करने लगी हूँ कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फंक्शंस हैं, ये जो पावर्स हैं, उनको स्ट्रेंथन कर दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने एलेबोरेट किए गए हैं। सबसे पहले पॉइंट में मैंने ये बताया कि अब ये एम्पावर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है ड्यूटीज की परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, और वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होगा, सेम इफेक्ट होगा जैसे कि हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन पास हुई है, ठीक है। उसके बाद जी दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी फुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं कि ये कंट्रोल करेगा कि जो ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया है इलेक्शन प्रोसीजर के हवाले से, कि उसके हवाले से ये डायरेक्शन पास कर सकता है और ये मना भी कर सकता है कि इतने अरसे तक
इन ऑफिशियल्स को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तीसरी बात, फाइनेंशियल पावर्स भी इसके पास हैं कि कितना बजट एलोकेट करना है, एक्सपेंडिचर्स कैसे उसमें से डिडक्ट किए जाएंगे। इस हवाले से फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत प्रोवाइडेड है, उसमें से वो एक्सपेंडिचर्स चार्ज किए जा सकते हैं और ये अथॉरिटी किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। अच्छा, चौथी बात, पहले इलेक्शन लॉस में प्रीवियसली ये लेड डाउन था कि कोई भी आपने लॉ मेकिंग करनी है, ये रूल्स प्रोसीजर को फॉर्मुलेट करना है, तो उसके लिए प्रेसिडेंशियल अप्रूवल बहुत जरूरी है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसमें यह कहा गया है कि आप गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल के अप्रूवल के बगैर भी रूल्स बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगा दी गई है कि आप सजेशन सीक करने के लिए पब्लिकेशन के 15 दिन के अंदर उसे सबमिट करेंगे ताकि सबकी राय ली जा सके उसके हवाले से। ठीक है। पांचवी बात ये ऐड की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान को फॉर्मुलेट कर सकता है, जो कि इलेक्शन कंडक्ट करने से पहले 4 माह के अंदर प्लान कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, जिसमें तमाम कानूनी और जो इंतजामिया इकदाम हैं वो सारे उसमें इंक्लूडेड होंगे ताकि इंश्योर किया जा सके कि फेयरली इलेक्शन का प्रोसीजर कंडक्ट हो। ठीक है। उसके बाद फर्दर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये भी अख्तियारात हैं कि कोई भी अगर कोई ग्रीवेंस आती है कि डायरेक्शन से ही पास नहीं हुई, किसी कैंडिडेट ने वायलेशन की है, तो वो जो तमाम ग्रीवेंस और कंप्लेंट्स हैं वो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको एड्रेस करेगा। ठीक है, और वो इसी तरह करेगा जैसे कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। हाँ, आप उसके फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जा सकते हैं। उसके अलावा 7वां जो पॉइंट है उसमें मैंने ये बताया है कि एक स्टैब्लिश किया जाएगा सिस्टम जो कि ये इंश्योर करेगा कि जो काउंटिंग होनी है इलेक्शन रिजल्ट की, उसका जो रिजल्ट है वो ट्रांसपेरेंट रहे। इस हवाले से ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया जो कि स्पीडली वे में काउंटिंग कंडक्ट करेगा, कंपाइल करेगा और इन्फॉर्म करेगा कि इलेक्शन का रिजल्ट कैसा है। ठीक है, ये साथ साथ ये चैप्टर और सेक्शन के यहाँ पर मेंशन किए हैं। उसके बाद फर्दर ये है कि कौन से ऑफिशियल्स, कौन से मेंबर्स को पावर्स डेलीगेट करनी, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियार है। 9वां पॉइंट ये है कि ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किए जाएंगे और मैयर लिए जाएंगे, मतलब कि प्रिकॉशनरी मैयर्स लिए जाएंगे और पब्लिक को भी अवेयरनेस दी जाएगी इलेक्शन के लॉज के हवाले से और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी वेबसाइट पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिस्ट भी देगा, जिसे आप कहते हैं हल्का बंदी, मतलब कौन कौन से हल्के हैं, कहाँ पर इलेक्शन के लिए वोट कास्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए वेबसाइट पे वो पूरी उसकी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर जो लिस्ट है वो प्रोवाइडेड होगी, और अगर कोई कंप्लेंट्स उन पे क्या डिसीजन आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ने जो दिया है उसके हवाले से सब कुछ मेंशन होगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्शन के हवाले से क्या क्या इकदाम लिए गए, तो ये हर साल के इख्तिताम पर 90 दिन के अंदर क्या होता है कि एनुअल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या क्या मेजरमेंट्स लिए थे उस प्रोसीजर को फॉर्मुलेट करने के लिए, या जो उसने एक्शंस को प्रोमलगेट किया था। ठीक है, इसके अलावा जो उसने एक एक्शन प्लान फॉर्मुलेट किया था उसमें जो उसने दोबारा से रिव्यू किया था वो भी एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूडेड होगा, और ये जो एनुअल रिपोर्ट है पे फर्दर मजलिस शुरा के सामने प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, इसकी पब्लिकेशन भी होगी और वेबसाइट पे भी ये सारा कुछ इंक्लूडेड होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डीलिमिटेशन का दिया गया। डीलिमिटेशन से मुराद ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस्टेब्लिश की गई हैं जहां पर वोट आपने कास्ट करना है उसकी हदबंदी कर दी जाएगी, और ये हर जब भी मर्दमशुमारी कंडक्ट होगा उसके फौरन बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट किया जाएगा, मतलब कि लिमिटेशंस बताई जाएंगी। फिर उसमें यह है कि जो आबादी में जो तरमीम वगैरह आती रहती हैं उसमें यह कहा गया कि 10% से ज्यादा नहीं आप कर सकते, ये एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है। ठीक है। उसके अलावा इलेक्टोरल रोल्स के हवाले से नादरा पूरा रिकॉर्ड सबमिट करेगी जो जो उसके पास CNIC रजिस्टर्ड है, जो एज ए वोटर
मतलब जो एज अ सीएनएसी जिनका रजिस्टर होगा तो वो ऑटोमेटिकली ये समझा जाएगा कि वो वोटर के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है, अपने परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस पे। आपको समझ आ रही है? जी मैम आ रही है। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट की तरफ से अगर एप्लीकेशन आती है तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर या जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो एक कॉपी प्रोवाइड करेगा जिसमें पूरी लिस्ट दी जाएगी कि कौन कौन से वोटर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो आपको भी पता है कि जब इलेक्शन कंडक्ट करना है तो वो एक वोटर्स की लिस्ट होती है, तो वो पूरी उन्हें लिस्ट उनको भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये एक नई ये इंक्लूजन की गई है, ये पहले मौजूद नहीं थी। उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट करने के हवाले से ये बताया गया कि जब इलेक्शन ऑफिशियल्स इलेक्शन कमेंस होने से पहले पहले ओथ लेंगे और स्ट्रिक्टली कंप्लायंस की जाएंगी उन प्रोविजंस की जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 में प्रोवाइडेड है, ठीक है। फिर साथ ये कहा गया कि जो वोटर्स असाइंड है और जो पुलिस पोलिंग स्टेशन है, मतलब जिन वोटर्स ने देना है, वो तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा का फासला नहीं होना चाहिए, मतलब करीब करीब ही रखे जाएंगे पोलिंग स्टेशन, ठीक है। अब नॉमिनेशन फॉर्म्स कंसोलिडेटेड फॉर्म में सारे कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एक ही फॉर्मेट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। फिर स्क्रूटनाइजेशन कंडक्ट की जाएगी और स्क्रूटनाइजेशन कंडक्ट करते वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को सिर्फ उतने उसी पैरामीटर में रहना पड़ेगा, वही सवालात कर सकता है जो कि इंफॉर्मेशन से मुतलका होंगे जो कि प्रोवाइड की होंगी कैंडिडेट्स ने, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड वो सवालात कर सकता है। अगर वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने टैक्स, लोन, यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, तो उन्हें एक टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा कि आप इतने अरसे में अपने ये जो डिफॉल्टिंग ड्यूज हैं इसको आप पे कर दें। इसमें आपकी विलफुल कंसीलमेंट नहीं आती, मतलब कि जानबूझकर अगर आपने कोई बात छुपाई है तो बाद में आप ये प्ली नहीं ले सकते कि सॉरी इसको मेंशन करना मैं भूल गया, तो वो तो फिर एक स्ट्रिक्ट मिसकंडक्ट आपने कमिट किया ना कि कोई बात आपने छुपाई है, ठीक है। फिर उसके अलावा 7वां पॉइंट बहुत अहम है कि ऐसे लोग जो फिजिकल इन्फर्मिटी या डिसेबिलिटी का शिकार है, जो कि ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, तो वो अपना जो वोट है वो पोस्टल बैलेट के जरिए भी भिजवाया जा सकता है। ये एक तरीकाकार है कि आप जब खुद नहीं आ सकती, खैर ये टाइप भी है वोट कास्ट करने की, तो मतलब जैसे डाक के जरिए आप भेजते हैं उस तरह से इसको इनको भी मौका दिया गया है कि आपका भी वोट कास्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ अहम मामलात हैं जिसके हवाले से आपका डिक्लेरेशन देना जरूरी है अगर आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, ठीक है। अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं जो कि आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, या कोई गवर्नमेंट ड्यूज बाकी हैं, आपके स्पाउसेस, आपके डिपेंडेंट्स जो हैं, ठीक है, कितनी कंपनीज आप ओन करते हैं, क्या आपके खिलाफ कोई पहले से फौजदारी मुकदमा तो नहीं पेंडिंग, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेजेंट आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका नेशनल टैक्स नंबर क्या है, और 3 साल से आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, आपने जो अब्रॉड ट्रैवलिंग की है उसके हवाले से आपने डिक्लेरेशन देनी है, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम जनरेट हो रही है और आप कितना उस पर टैक्स पे कर रहे हैं उस हवाले से आपने डिक्लेरेशन देनी है, और क्या कंट्रीब्यूशंस आपने अदा की हैं तो वो उस हवाले से भी आप डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है। फिर कितनी आपने सम पे की है किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसकी वजह से आपको टिकट मिला है, ठीक है। उसके अलावा आप ये डिक्लेरेशन देंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइडेड है, आप बिल्कुल उसकी कंप्लायंस करेंगे, ठीक है। जितने आपके करंट फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसकी भी आपने डिक्लेरेशन देनी है, और जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग है उसके हवाले से भी बताएंगे। अगर आपका फॉरेन कोई पासपोर्ट है, आपकी सिटीजनशिप है, उसके बारे में भी आपने डिक्लेयर करना है। उसके अलावा ये 26 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये कहा गया कि ईसीपी पायलट प्रोजेक्ट्स कंडक्ट कर सकता है ताकि तमाम इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को यूटिलाइज किया जा सके इलेक्शन प्रोसीजर को ज्यादा कारआमद बनाने के लिए। तो पायलट प्रोजेक्ट से मुराद ये होता है कि जब ऑलरेडी जो अवेलेबल आपके मोड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको जब आप बेहतर बनाते हो ना एनालाइज करके, रिसर्च करके, उसको हम पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बायोमेट्रिक वोटर्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये तमाम चीजें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। फिर पायलट प्रोजेक्ट्स को ओवरसीज की वोटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फिर जितने आपके इलेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स है काउंटिंग के हवाले से, बैलेट पेपर अकाउंट्स हैं, ये तमाम चीजें इंस्पेक्ट की जाएंगी और इनकी कॉपीज भी ऑब्टेन की जा सकती है,
ठीक हो गया। फिर अगर कोई टेम्परिंग होती है तो इससे जो टेम्पर किए गए हैं वो भी रिटेन कर सकती है ईसीपी। ठीक है। के अलावा मैम इसमें बाकी फर्दर इसमें ये बताया गया है कि इतनी तनासुब के साथ अगर कोई मतलब जैसे कि होता है ना कि बाजू का दोनों ही इक्वल वोट्स उन्होंने अटेन किए हैं, तो दोनों को क्या किया जाएगा, हाफ ऑफ द टर्म ऑफ द असेंबली के लिए ना क्या कहते हैं अलग कर लिया जाएगा। मतलब हाफ टर्म के लिए आप रहेंगे, हाफ टर्म के लिए आप रहेंगे। लेकिन अगर 3 से ज्यादा कैंडिडेट्स की इक्वल वोटिंग उन्होंने हासिल की है तो दोबारा से री इलेक्शन कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये एक नई एडवांसमेंट की गई है। आपको समझ आ रही है? जी मैम आ रही है। मैम इसके तो 11 चैप्टर्स है ना? जी जी, तो 11 चैप्टर्स हैं। आज मैम सिर्फ इस हैंडआउट के जरिए ये कोशिश की गई है कि सेक्शन 2 से लेकर 22 प्रोविजंस तक जो कि आपके पहले 3 चैप्टर्स बन रहे हैं उसको कवर अप किया गया है। तो ये हाइलाइट्स मैंने इसीलिए यहाँ पर इंक्लूड किए गए कि ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बातों को आप कवर कर सको। ठीक है। तो मैम ये है कि मतलब इसे सारा कंप्लीट पढ़ना है या कोई स्पेशल सेक्शंस हैं जो सिर्फ पढ़ लूँ? तो मैम कहीं ये तो नहीं होगा कि मतलब देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना वो तो आपने सारे पढ़ के जाने हैं। मतलब ये शुरू में ये विमेंस के तक जो स्पेशल मेजर्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद फर्दर सेक्शन बाय सेक्शन मुझे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी है ना वो मैं इसमें इंक्लूड जी करती गई हूँ। मतलब मुझे नहीं लगा कि सारी डेफिनेशंस पढ़ना जरूरी है, तो मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज मैंने इस्तेमाल की हैं। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने सेक्शंस ये लिखे हैं जितना भी मैं इसको प्रिसाइज कर सकूं। ठीक है ना, ताकि आपको समझ आ सके। सही है।